हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 6 फरवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों को। ये प्रश्न आपकी आगामी रेलवे की परीक्षाओं, एसएससी एग्जाम या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़रूर देखा करें और इस तरह के वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जा कर के क्रम से देख सकते हैं। शिफ्ट वाइज वहाँ पे सभी पेपर अपलोड किए गए हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखा करें। चलिए प्रश्नों को शुरू शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन करने वाले पादपों में कौन सा प्रक्रम प्रत्यक्ष रूप से एक नए जीव के निर्माण की शुरुआत करता है? आपका सही जवाब है विशिष्ट स्थान पर स्थानीयकृत पुनरावृत्त कोशिका विभाजन, यानी रिपीटेड सेल डिवीजन लोकलाइज्ड एट ए स्पेसिफिक साइट। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। मुकुलन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बर्डिंग कहा जाता है? यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें जीव जैसे कि हाइड्रा या फिर ईस्ट के शरीर के एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन होने से एक उभार या मुकुल विकसित होता है। यह मुकुल बड़ा होकर नए जीव के रूप में अलग हो जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार यह प्रक्रिया मुख्यतः एक कोशिकीय तथा सरल बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। हाइड्रा में मुकुल शरीर की बाह्य सतह पर बनता है और ईस्ट में मुकुल कोशिका की सतह पर छोटा उभार बनाता है। मुकुल में मूल जीव के समान नाभिक और साइटोप्लाज्म होता है। उचित विकास के बाद नया जीव मूल जीव से अलग हो जाता है, जैसे कि हाइड्रा में ऐसा होता है और ईस्ट में। यह तेजी से जनसंख्या बढ़ाने में सहायक है और नए जीव मूल जीव के समान ही होते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है विकल्प डी, गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन मेथड के तहत लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। व्याख्या है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण या फिर यशद लेपन कहते हैं। जस्ता वायु और नमी के संपर्क में आकर स्वयं ऑक्सीकृत होता है और लोहे की रक्षा करता है। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जस्ता वायु और नमी के संपर्क में आकर पहले स्वयं ऑक्सीकृत होता है, इसलिए लोहे की सतह सुरक्षित रहती है और जस्ते की परत लोहे को ऑक्सीजन और जल के सीधे संपर्क से बचाती है। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। गैल्वेनीकरण लोहे को संक्षारण से बचाने की एक प्रभावी विधि है। ठीक है, देखें अगले प्रश्न को। दृष्टि को ठीक करने के लिए चश्मे में लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका सही जवाब है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए इसकी व्याख्या देखें। चश्मे के लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ने के लिए अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जिससे रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। चश्मे का लेंस पारदर्शी होता है और अलग अलग मुड़ाव रखता है। उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसरित करता है और अवतल लेंस समांतर किरणों को अपसारित करता है। लेंस का कार्य है प्रकाश की किरणों को मोड़कर उन्हें ठीक से रेटिना पर केंद्रित करना, और सही प्रकार के लेंस से आंखों की दृष्टि दोष, जैसे कि निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, इसे ठीक किया जाता है। लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह रेटिना पर स्पष्ट, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। चश्मा हमें वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है और प्रतिदिन के जीवन में चश्मा, कैमरा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी आदि उपकरणों में लेंस का ही उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेंस के प्रकार भी बताया गया। लेंस दो तरह के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस दूरदृष्टि में उपयोग किया जाता है
आवर्धक कांच में और अवतल लेंस में निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका सही जवाब है विकल्प बी, क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। बाकी के जो विकल्प हैं आपके सही हैं और बी विकल्प जो है आपका गलत है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अतः जो बी कथन है वो आपका गलत है। उसमें बोला है कि एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और यदि वस्तु बी पर कोई बल लगाता है तो वस्तु बी भी उसी पर बराबर परिमाण का पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। ये दोनों बल एक ही समय पर उत्पन्न होते हैं। ये बल कभी भी एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते। यह नियम संवेग के संरक्षण में सहायक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं रॉकेट की गति, नाव का चलना, ठीक है, या फिर चलना, तैरना, वाहन चलाना आदि सभी क्रियाएं जो हैं इसी नियम पर आधारित हैं। अगला प्रश्न, कोशिकीय अंगक एक जेली में निलंबित होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? आंसर है विकल्प सी, साइटोप्लाज्म। व्याख्या, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित एक जेली जैसा द्रव होता है जिसमें सभी कोशिकीय अंगक रहते हैं, निलंबित रहते हैं। कोशिका द्रव अर्ध पारदर्शी जेली जैसी रंगहीन होता है। यह मुख्यतः 80 से 90% जल से बना होता है। इसमें विभिन्न लवण, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी निकाय और लाइसोसोम इसी में निलंबित रहते हैं। यही कोशिका के अधिकांश चयापचयी क्रियाओं का स्थल होता है और यह पदार्थों के परिवहन में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी तालाब से एकत्रित मिट्टी और पानी के विषमांगी मिश्रण को अलग करना चाहता है। मिश्रण के बारे में आपकी समझ के आधार पर कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी और क्यों? आपका सही जवाब है विकल्प सी, मिट्टी में मौजूद ठोस कण पानी में घुलते नहीं है, इसलिए छानने की प्रक्रिया आवश्यक है। व्याख्या, मिट्टी और पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें मिट्टी के कण पानी में अघुलनशील होते हैं, इसलिए इन्हें निष्पंदन या फिर छानने की प्रक्रिया द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से पृथक किया जा सकता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें अघुलनशील ठोस कण जो होते हैं वो द्रव में निलंबित रहते हैं और मिट्टी के कण पानी में अघुलनशील होते हैं, इसलिए यह मिश्रण पारदर्शी नहीं होता। निलंबन को स्थिर रखने पर कुछ समय बाद कण जो है वो नीचे बैठ जाता है जिसे अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। मिट्टी और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। निस्यंदन में मिश्रण को निस्यंदक की सहायता से छाना जाता है जो ठोस कणों को रोक लेता है और द्रव को उसमें से बहने देता है। ठीक है, निलंबन क्या होता है? जीवन में सामान्यतः पाया जाता है जैसे कि मिट्टी पानी, चौक पानी, आटा पानी आदि। इसे अलग करना आवश्यक होता है जैसे कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, गंदे पानी की सफाई आदि। निस्यंदन क्या है? एक सरल, सस्ती और प्रभावी विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गेंद को x मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकने पर वह अधिकतम 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। x का मान क्या होगा? और g का मान यहाँ पे क्या लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो चलिए देखते हैं। समान त्वरण से चलने वाली वस्तु के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। अब यदि हम v स्क्वायर प्लस 2 यू स्क्वायर प्लस 2as पे
अगर मान रखते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर v क्या है 0, u इक्वल टू x मीटर प्रति सेकेंड, a इक्वल टू g मतलब a जो है त्वरण है तो कितना लिया गया है -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्योंकि ऊपर की ओर है, और s क्या है 50 मीटर। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या निकल के आया 10√10 मीटर प्रति सेकेंड। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के बजाय त्वरण सदैव नीचे की ओर होता है और अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग 0 हो जाता है। ऊपर जाते समय वस्तु की गति मंद होती है जबकि नीचे आते समय वस्तु त्वरित होती है। गुरुत्व जनित त्वरण वायु रहित स्थिति में सभी वस्तुओं के लिए समान होता है। अगला प्रश्न देखें। स्थायी परिस्थितियों में वर्धमान स्वीट पी पादपों की आबादी में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीके से यह वर्णन करता है कि लैंगिक जनन के माध्यम से आनुवंशिक विविधता अब तक उनके दीर्घकालिक अतिजीविता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है लेकिन देखेंगे इसका आंसर क्या है। आंसर है आपका विकल्प ए, स्वीट पी में प्रच्छन्न एलिक भावी पर्यावरणीय तनावों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। आइए इसको इंग्लिश में देखते हैं। रिसीव एलिल्स इन स्वीट पीज कैन कन्फर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्यूचर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। व्याख्या समझते हैं। लैंगिक जनन द्वारा आनुवंशिक विविधता आती है। प्रच्छन्न एलील आबादी के जीन पूल में सुरक्षित रहते हैं और भविष्य में पर्यावरण में बदलाव या तनाव आने पर अनुकूलन या अतिजीविता के लिए सहायक साबित हो सकते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में दो जनकों के शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से संतान बनती है जिससे जीनों का पुनर्संयोजन होता है और जीनों के पुनर्संयोजन में नई नई आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। प्रच्छन्न एलील का प्रभाव सामान्यतः व्यक्त नहीं होता लेकिन वह जीन पूल में सुरक्षित रहता है। जब पर्यावरण में परिवर्तन, तनाव, रोग या नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो ये प्रच्छन्न एलील व्यक्त होकर अनुकूलन और अतिजीविता के लिए सहायक हो सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़े। सगर्भता के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आंसर है आपका जन्म दोषों का पता लगाने और शिशु की वृद्धि के निगरानी करने के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है तो किस लिए होता है, तो जन्म के दोषों का पता लगाने और शिशु की वृद्धि के निगरानी के लिए किया जाता है। व्याख्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी एक गैर आक्रामक तकनीक है जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की वृद्धि, विकास तथा किसी संभावित जन्मजात आनुवंशिक दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है जिनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। ये ध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों से टकराकर प्रतिध्वनित होती हैं और विशेष यंत्र द्वारा इनका चित्र बनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जब अल्ट्रासोनोग्राफी होती है तो यहाँ पे सभी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, किस प्रकार से बच्चे की क्या स्थिति है, उसके आनुवंशिक दोषों के बारे में या फिर उसके जन्म दोषों के बारे में जो है कि इससे पता लगाया जाता है। तो इसकी उपयोगिता है भ्रूण की आयु का आकलन, भ्रूण की वृद्धि एवं विकास की जांच, अंगों के विकास की जांच, जन्मजात आनुवंशिक दोषों का पता लगाना और हृदय की धड़कन एवं प्लेसेंटा की स्थिति की जांच की जाती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता P वाले एक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यदि तार का प्रतिरोध R है तो R के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। सही जवाब है आपका विकल्प A, कैपिटल R इक्वल टू P इंटू L अपान A। व्याख्या, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू P इंटू L अपान A, जहाँ P क्या है, प्रतिरोधकता है। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करती है
और यह उसकी लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। R इक्वल टू P इंटू एल अपान ए को प्रतिरोध का सूत्र कहते हैं। प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। L जो है चालक की लंबाई मीटर में, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में और P प्रतिरोधकता जो है वो ओम मीटर में मापी जाती है। तो SI यूनिट क्या है? प्रतिरोध इक्वल टू ओम, प्रतिरोधकता इक्वल टू ओम मीटर। अच्छे चालक जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कम होती है, जबकि कुचालक जैसे रबर और प्लास्टिक की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। तो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। इन प्रश्नों को थोड़ा सा भी फेरबदल कर दिया जाएगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार जरूर देखें। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सा गुणधर्म सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार और आयतन क्यों होता है? सही जवाब है आपका विकल्प सी, कण एक निश्चित विन्यास में सघन रूप से पैक होते हैं। व्याख्या देखते हैं। पदार्थों में अंतर आणविक बल अत्यधिक मजबूत होता है और उनके कण एक निश्चित नियमित विन्यास में सघन रूप से बंधे होते हैं, जिसके कारण उनका निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस में कणों की संरचना क्या होती है? उनकी विशेषता है अंतर आणविक बल बहुत प्रबल होता है, कण सघन और निश्चित स्थिति में होते हैं, कंपन करते हैं, स्थानांतरित नहीं होते हैं, उनका निश्चित आकार, निश्चित आयतन, असंपीड्य और प्रसार उनका बहुत धीमा होता है। कण केवल अपने निश्चित स्थान के चारों ओर कंपन करते हैं। तो ये सभी क्या है? एक ठोस की विशेषता है। ठीक है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। धातुएं कठोर और मजबूत होती हैं, जबकि अधातुएं भंगुर हो सकती हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो हमने आपको बताए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 2 मीटर लंबाई के एक धातु के तार का प्रतिरोध 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है। यदि तार का व्यास 0.4 mm हो तो उस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता कितनी होगी? और यहाँ पे पाई इक्वल टू दिया गया है 3.14। ठीक है, तो ये क्या है? 2 मीटर लंबाई है धातु के तार की और प्रतिरोधकता क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है। तार का व्यास कितना दिया गया है? ये जो व्यास है ये है आपका d इक्वल टू 0.4 mm। अब आपको निकालना है कि प्रतिरोधकता कितनी होगी। इसको सॉल्व करेंगे अब आप, तो क्या होगा? P इक्वल टू क्या होता है? R इंटू ए अपन एल। देखिए आपको प्रतिरोधकता निकालनी है, तो L इक्वल टू कितना दिया है? 2 मीटर, R इक्वल टू 10 ओम और D इक्वल टू 0.4 mm। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको रखें, यदि मान रखते हैं तो D ये क्या होता है? D इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, जहाँ R क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। अब A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो जब इस पे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकल के आया यहाँ से? 12.56 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर। जब आप प्रतिरोधकता निकालेंगे तो प्रतिरोधकता का सूत्र होता है R इंटू ए अपन एल, जहाँ पे यदि आप सभी मान रखते हैं तो निकल के कितना आएगा आंसर? 6.28 इंटू 10 टू द पावर 7 ओम मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रतिरोधकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यहाँ से समझिए कि यह पदार्थ की आंतरिक विशेषता होती है। तापमान बढ़ने पर अधिकांश धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है और उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थों को विद्युत रोधी कहा जाता है। निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थों को सुचालक यानी कंडक्टर कहते हैं। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋजु श्रृंखला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आपका सही जवाब है विकल्प बी, ब्यूटेन। व्याख्या देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल आबंध होते हैं। ब्यूटेन C4H10 एक ऋजु श्रृंखला वाला एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। इनमें केवल कार्बन कार्बन यानी कि इनके बीच एकल आबंध तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं।
इनका सामान्य सूत्र होता है CnS2n+2। एल्केन अध्रुवीय होते हैं, इनकी रासायनिक क्रियाशीलता कम होती है। ये जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे कि बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म में विलेय होते हैं। इनके भौतिक गुणों में अणु द्रव्यमान बढ़ने पर उबलांक और गलनांक बढ़ते हैं। ठीक है, तो एल्केन जो है ईंधन के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल। ये प्लास्टिक, रबर, लुब्रिकेट आदि के निर्माण में भी उपयोगी हैं। ब्यूटेन का उपयोग लाइटर गैस, खाना पकाने की गैस तथा कैंपिंग ईंधन के रूप में भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, सही विकल्प आपको बताना है। कथन ए दिया गया है कि इथेनॉल की थोड़ी मात्रा भी नशे का कारण बनती है, और कथन बी में दिया गया है शुद्ध इथेनॉल का सेवन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। तो कौन सा जवाब आपका सही है? कथन विकल्प ए कि कथन ए जो है ये सही है और कथन बी गलत है, यानी कि इथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा नशे का कारण बनती है। व्याख्या है, इथेनॉल की थोड़ी मात्रा का सेवन करने पर भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शिथिल पड़ता है और इससे ड्रंकनेस आती है और शुद्ध इथेनॉल का सेवन घातक और विषैला होता है। इथेनॉल एक मादक द्रव्य है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अवसादक के रूप में कार्य करता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिकाओं की क्रियाओं को शिथिल कर देता है। इथेनॉल की थोड़ी मात्रा भी समन्वय की कमी, निर्णय क्षमता में गिरावट तथा मद्यपता का कारण बनती है। इसे अधिक मात्रा में सेवन करने पर गंभीर विषाक्तता, श्वसन अवसाद, कोमा और यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकता है। शुद्ध इथेनॉल इतना अत्यंत विषैला होता है और इसका सेवन शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक और घातक हो सकता है। इथेनॉल का भौतिक गुण क्या है कि यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ये विशिष्ट गंध वाला, जल में पूर्णतः मिश्रणशील और क्वथनांक इसका होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस। इसका उपयोग औषधि, टिंचर और सिरप में होता है, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन में, वाहनों के ईंधन के रूप में तथा प्रयोगशाला में विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पेशीय ऊतकों को जंतुओं में गति उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है? सही जवाब है आपका विकल्प डी, संकुचनशील प्रोटीन की उपस्थिति। व्याख्या देखते हैं। पेशीय ऊतकों में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें संकुचनशील प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, जो संकुचित और शिथिल होकर गति उत्पन्न करते हैं। पेशियां जो है हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं। पेशीय ऊतकों में दो मुख्य संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। इन प्रोटीन की परस्पर क्रिया से पेशी संकुचित होती है। एक्टिन तंतु पतले होते हैं जबकि मायोसिन जो है वो तंतु मोटे होते हैं। यह एटीपी ऊर्जा की उपस्थिति में एक्टिन और मायोसिन के बीच क्रॉस ब्रिज बनते हैं और टूटते हैं, जिससे पेशी में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, एक्टिन क्या है? पतला तंतु है और मायोसिन मोटा तंतु। एक्टिन दो मोतियों की तरह दिखने वाली संरचना है और मायोसिन जो है सिर और पूंछ से मिलकर बना होता है। एक्टिन जेड डिस्क से जुड़ा होता है और मायोसिन एटीपी को हाइड्रोलाइज कर एक्टिन से जुड़ता है। ठीक है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान दें एक बार। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? आपका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प बी। व्याख्या देखते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट का जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो कैल्शियम क्लोराइड तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कि यहाँ से उत्सर्जित हो रही है।
अम्ल जो है धातु कार्बोनेट, यह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा CO2 गैस बनाते हैं। धातु कार्बोनेट का सूत्र सामान्यतः MCO3 होता है, जबकि जहां M क्या है, धातु है। यह अभिक्रिया सभी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है। CO2 गैस बनने के कारण बुलबुले दिखाई देते हैं और यह एक दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। याद रखिएगा, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्षार जो है कड़वे स्वाद के और लाल लिटमस को नीला करते हैं। लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है, सामान्यतः उदासीन होता है। कार्बोनेट आयन युक्त यौगिक जो अम्ल के साथ CO2 गैस देता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को तब अपचयित किया जाता है जब ऑक्सीजन खोता है या हाइड्रोजन प्राप्त करता है। तो ये क्या है? अपचयन की क्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होता है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। यह प्रक्रिया क्या होती है? अपचयन होती है। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है और वो हाइड्रोजन प्राप्त करता है। यह इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति के कारण भी होता है। अपचयक वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। अभिकारक में अपचयन की प्रक्रिया को अपचयन या अध अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। जब किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री पर बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य, आपका सही जवाब है विकल्प डी, 0 होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री पर बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। कार्य का सूत्र होता है W = F cos थीटा। यदि बल और विस्थापन के बीच थीटा = 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। अतः किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। अगला प्रश्न देखें। रुधिर का कौन सा घटक तरल आव्यूह के रूप में कार्य करता है जिसमें कोशिकाओं का निलंबन होता है? सही जवाब है आपका विकल्प सी, प्लाज्मा। व्याख्या समझते हैं। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका तरल आव्यूह कहलाता है और इसी में RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स निलंबित रहते हैं। रक्त शरीर में पाए जाने वाले द्रव संयोजी उत्तक है। इसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है जो मुख्यतः 90 से 92% जल, प्रोटीन, ग्लूकोज, लवण, हार्मोन, एंजाइम आदि से बना होता है। रक्त कोशिकाएं RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। रक्त का pH मान सामान्यतः 7.35 से लेकर 7.45 होता है जो कि हल्का क्षारीय होता है और प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनिजन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कि रक्त में 3 चीजें पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC की संख्या लगभग 4.5 से 6 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है और इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आकार द्वीप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? सही जवाब है ग्राफ एक सीधी रेखा में। व्याख्या देखते हैं कि एक समान चाल से चलने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है, इसलिए इसका दूरी समय ग्राफ हमेशा सीधी रेखा होता है। एक समान चाल वह चाल है जिसमें समान समयांतराल में समान दूरी तय की जाती है। दूरी समय के समानुपाती होती है। यहाँ d = दूरी और t = समय और v क्या है? एक समान चाल है, इसलिए d/t = v। v क्या है? नियत कांस्टेंट होता है। अगला प्रश्न। पौधों में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्नलिखित में से क्या बनता है? सही जवाब है आपका विकल्प डी, बीज।
बीजांड जो है विकसित होकर क्या बनता है? बीज बनता है। निषेचन के बाद ओव्यूल जो है कठोर होकर बीज में विकसित होता है तथा अंडाशय पक कर फल बनता है। तो फूलों वाले पौधों में नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन सामान्यतः बीजांड के भीतर होता है। इसके पश्चात बीजांड कठोर होकर बीज में विकसित होता है और निषेचन के बाद अंडाशय की दीवारें परिवर्तित होकर फल बनाती हैं और फल का कार्य बीजों को सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें फैलने में सहायता देना। और कुछ पौधे जो है बिना निषेचन के भी फल बन सकते हैं, इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं, जैसे कि केले के कुछ फल। ठीक है, तो बीजांड क्या होते हैं? निषेचन से पहले अंडाणु, सहायक कोशिकाएं तथा अन्य उत्तक होते हैं और निषेचन के बाद वो कठोर होकर के विकसित हो जाते हैं। अंडाशय जो है निषेचन के पहले यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो होते हैं कोमल होते हैं और उसके बाद जो होती हैं दीवारें मोटी होकर परिवर्तित होती हैं। अंडाणु जो है निषेचन से पहले मादा युग्मक यानी एन और उसके बाद शुक्राणु से मिलकर जाइगोट बनता है। ठीक है, ध्रुवीय नाभिक, 2 ध्रुवीय नाभिक होते हैं निषेचन से पहले और उसके बाद शुक्राणु से मिलकर त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अवतल लेंस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही जवाब है आपका विकल्प सी, पहला और तीसरा। चलिए कथन देखते हैं। पहला कथन है कि अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा था कि अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखे प्रतिबिंब का सदैव वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये कथन आपका गलत है। और तीसरा कथन है कि अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखे प्रतिबिंब का सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो तीसरा कथन आपका सत्य है। व्याख्या समझते हैं। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवतल लेंस, ठीक है, बीच में क्या है? पतला है और किनारों पर मोटा है। अवतल लेंस समांतर प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। इसके दो फोकस होते हैं जो लेंस के दोनों ओर प्रधान अक्ष पर स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फोकस है, यहाँ पे जो दोनों तरफ क्या है? प्रधान अक्ष पर स्थित है। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है और अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है और आकार में छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी गई हो। अवतल लेंस का उपयोग मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से उच्च स्तरीय विचार या प्रक्रियाओं और संवेदी जानकारी की जटिल व्याख्या के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब है आपका अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। व्याख्या देखते हैं। फोर ब्रेन एनसीईआरटी के अनुसार यदि समझें हम तो मानव मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क जिसे फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहते हैं और पश्च मस्तिष्क जिसे हिंड ब्रेन कहा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क सोचने, समझने, स्मरण, तर्क, निर्णय, भाषा, भावनाएं के लिए जिम्मेदार है और जटिल संवेदी सूचनाओं की व्याख्या और उच्च स्तरीय चिंतन के लिए होता है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि और श्रवण संबंधी रिफ्लेक्स को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप जैसे अशैक्षिक कार्यों का नियंत्रण करता है। तो प्रमस्तिष्क क्या करता है? जटिल संवेदी सूचनाओं की व्याख्या करता है और उच्च स्तरीय कार्य जैसे कि सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने, समस्या के समाधान करने, भाषा के लिए उत्तरदायी है। प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग धूसर पदार्थ है और आंतरिक भाग श्वेत पदार्थ से बना होता है। सेंट्रल सर्कल्स जो है प्रमस्तिष्क के मोटर क्षेत्र और संवेदी क्षेत्र को अलग करते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्राकृतिक संसाधनों से मछली प्राप्त करने के तरीके को क्या कहते हैं? सही जवाब है आपका कैप्चर फिशिंग। व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों से मछलियों को पकड़ने की प्रक्रिया कैप्चर फिशिंग कहलाती है।
जल स्रोतों से मछली प्राप्त करने के दो मुख्य तरीके हैं। एक होता है कैप्चर फिशिंग और दूसरा होता है कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग में मछलियां प्राकृतिक जल स्रोत जैसे कि नदी, समुद्र, झील, तालाब और बांध से पकड़ी जाती हैं। और कल्चर फिशिंग जो है, जिसे मत्स्य पालन में मछलियों को तालाबों या कृत्रिम जलाशय में पाला और उसे बढ़ाया जाता है। कैप्चर फिशिंग में जाल, काटा, धागा, ट्रॉलिंग, ड्रेजिंग, गिलनेट आदि का उपयोग किया जाता है। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बड़े ट्रॉलर का उपयोग किया जाता है। भारत में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है और यह प्रोटीन का सस्ता और अच्छा स्रोत उपलब्ध कराता है। मछली क्या है? मानव भोजन के लिए सस्ता और उत्तम प्रोटीन प्रदान करती है। मत्स्य पालन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा के अर्जन का भी एक साधन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। मीथेन के एक अणु में एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से आबंधित होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है आपका विकल्प बी, CH4। व्याख्या देखते हैं। CH3 क्या है? एक मिथाइल समूह है जिसमें स्वतंत्र स्थिर अणु के रूप में नहीं पाया जाता। यह अनेक कार्बनिक यौगिकों का एक भाग है। CH4 मीथेन सबसे सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा आपका विकल्प क्या था? C4H। यह किसी स्थिर एवं सामान्य हाइड्रोकार्बन का वैध आणविक सूत्र नहीं है, यानी ऐसा कोई सूत्र नहीं है। हाइड्रोकार्बन के सूत्र कार्बन की संयोजकता के अनुसार होते हैं। C2H4 यह एथीन का आणविक सूत्र है। एथीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध पाया जाता है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ और भी लोगों को मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।